गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जीके कुछ कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शाम और रात्रि के बीच का समय है और घड़ी में इस समय ठीक 8 बजे हैं और आप सब तैयार हैं जीके क्विज की क्लास के लिए। तो प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में बहुत विशेष और महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेशन किया गया है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग क्लास को एक बार फटाफट लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ अपने जो भी आपके प्रिय जो मित्र हों उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? मुगल कालीन प्रसिद्ध जो गायक थे आपके तानसेन, वो किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? आपका ऑप्शन है ध्रुपद, ठुमरी, कर्नाटिक या फिर ख्याल। कौन सा उत्तर आपका प्यारे अभ्यर्थियों सही माना जाएगा? और अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर की, तो सही उत्तर है आपका ध्रुपद। ध्रुपद आपका बिल्कुल सही आंसर है प्यारे अभ्यर्थियों। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। यहाँ पे बात करें प्यारे अभ्यर्थियों ध्रुपद की और तानसेन की, तो प्यारे अभ्यर्थियों रामतनु पांडे नाम था इनका। तानसेन का जो मतलब कि वास्तविक जो नाम है वो इनका रामतनु पांडे नाम था। ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध और महान गायकों में से एक आपके तानसेन, जो कि स्वामी हरिदास से संगीत शिक्षा जिन्होंने ग्रहण की थी। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो औरत के अकबर के माफ़ करिएगा, अकबर के नवरत्नों में से एक आपके तानसेन, जिन्होंने कुल मिलाकर के भारतीय संगीत शैली ध्रुपद से बहुत अच्छा जो है तो गायन किया। अगले प्रश्न की ओर चले प्यारे अभ्यर्थियों। तो अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। उच्चतम न्यायालय, संसद, राज्यसभा या फिर लोकसभा। मंत्रिपरिषद जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है प्यारे अभ्यर्थियों? और बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर होगा आपका लोकसभा। लोकसभा की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तीसरे अनुभाग के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है प्यारे अभ्यर्थियों 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा के आपके 545 सदस्य हैं। 543 प्लस 2, जो 2 होते हैं ये एंग्लो इंडियन होते हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। वर्तमान में ये 2 सदस्यों को नॉमिनेट करने की जो प्रथा है, इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आरपीएफ 2021 में पूछा गया कि अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? संघ के नाम एवं क्षेत्र से संबंधित है, दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, पंचायतों की संरचना से, या फिर इनमें से कोई नहीं। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर है आपका पंचायतों की संरचना से संबंधित है आपका अनुच्छेद 243C, यानी कि पंचायतों की संरचना से। इसको लोकसभा करिएगा, पंचायतों की संरचना से संबंधित है आपका अनुच्छेद 243C। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन के समय, ठीक है, या बात करें तो देखिए 1992 में 73वें संविधान संशोधन के अनुसार के या फिर इसके माध्यम से भाग 9 को जोड़ा गया प्यारे अभ्यर्थियों, तथा 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन लागू कर दिया गया। तभी से हम देखते हैं कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी पंचायतों की जो संरचना है वो आपके अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243C के अंतर्गत आपको मिलेगी। अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि भारत के निम्न में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर असम। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर है आपका मणिपुर। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत के मणिपुर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है प्यारे अभ्यर्थियों। मणिपुर की बात करें तो देखिए मणिपुर में स्थित आपकी लोकटक झील, लोकटक झील जो है पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी झील है जिस पर तैरता हुआ आपका एक दुनिया का इकलौता पार्क मिलेगा आपको प्यारे अभ्यर्थियों। लोकटक झील की अगर और स्थिति की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो यह इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर बिशनपुर नामक जिले में स्थित है। आप
आपकी लोकटक झील। हमेशा याद रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों, इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर बिशनपुर नामक जनपद पे आपकी लोकटक झील है और उस लोकटक झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ आपका पार्क स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत के नाम से जानी जाती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल? और प्यारे अभ्यर्थियों, जैसा कि प्रश्न है कि कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बाहरी परत बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल के विस्तार की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो वायुमंडल का विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, परंतु वायुमंडल का 99% भार सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें वायुमंडल को, तो वायुमंडल को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। अगर इन 5 स्तरों की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो सबसे निचला स्तर है आपका क्षोभ मंडल, इसके ऊपर है समताप मंडल, इसके ऊपर है मध्य मंडल, इसके ऊपर मिलेगा आयन मंडल और फिर सबसे बाहर मिलेगा आपको बाह्य मंडल, जो कि प्यारे अभ्यर्थियों जिसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर के बीच में प्रारंभ हो जाती है, वो आपका बाह्य मंडल है। इसी को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। बारकोड स्कैनर का आविष्कार किस सन में हुआ था? CHSL 2017 ने पूछा है कि बारकोड स्कैनर का आविष्कार किस सन में हुआ था प्यारे अभ्यर्थियों? 1919, 1974, 2001 या फिर 1883? आप सभी लोग सही उत्तर करिएगा प्यारे अभ्यर्थियों, और इसका सही उत्तर है आपका 1974। 1974 में आपके बारकोड स्कैनर का आविष्कार किया गया। तो वहीं प्यारे अभ्यर्थियों 1994 में हमेशा याद रखिएगा, 1994 में आपके QR कोड का आविष्कार किया गया। 1974 में बारकोड स्कैनर, तो वहीं आपके 1994 में QR कोड का आविष्कार किया गया। प्यारे अभ्यर्थियों, व्यावसायिक स्थितियों में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला आपका बारकोड प्यारे अभ्यर्थियों, जो हर एक व्यापार के विभिन्न कारणों से असंख्य बार प्रयोग किया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। इन स्कैनरों के भी कई सारे प्रकार होते हैं। बात करें तो देखिए, स्कैनरों के अगर प्रकार की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों, तो देखिए जो LED होता है, LED स्कैनर होता है, लेजर स्कैनर होता है, इमेजर होता है, 2D स्कैनर होता है, यानी कि प्रत्येक एक अलग तरह से कई बार कोड को स्कैन करता है। ठीक है प्यारे अभ्यर्थियों, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने कि शरीर के किस भाग से रक्त का उत्पादन होता है? CGL 2019, ये जो आप सब पढ़ रहे हो प्यारे अभ्यर्थियों, इसका प्रॉपर नोट्स आप लोग तैयार कर रहे हो ना? इसका प्रॉपर आप सभी लोग नोट्स तैयार कर रहे हो ना? एक बार कमेंट करिएगा आप सभी लोग की उपस्थिति है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, चलिए, तो शरीर के किस भाग से रक्त का उत्पादन होता है? CGL 2019 ने पूछा है प्यारे अभ्यर्थियों। मस्तिष्क, मेरुदंड, हृदय या फेफड़े? और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों B ऑप्शन आपका मेरुदंड। आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरुदंड, जिसे कि बोन मैरो के नाम से जानते हैं। मोटी एवं लंबी अस्थियों में एक विशेष प्रकार की खोखली गुहा पाई जाती है, जिसे प्यारे अभ्यर्थियों हम मज्जा गुहा के नाम से जानते हैं, यानी कि मज्जा गुहा, जिसे हम मैरो कैविटी के नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। यानी मोटी एवं लंबी अस्थियों की एक विशेष प्रकार की खोखली एक कैविटी पाई जाती है, जिसे मैरो कैविटी के नाम से जानते हैं। मैरो कैविटी में प्यारे अभ्यर्थियों एक अस्थि मज्जा पाई जाती है। अस्थि मज्जा 2 प्रकार की होती है, एक लाल होती है, एक पीली होती है। जो लाल अस्थि मज्जा होती है प्यारे अभ्यर्थियों, वो आपके RBC यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण करती है। तो वहीं जो पीली अस्थि मज्जा होती है प्यारे अभ्यर्थियों, ये आपके WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण करती है। तो हमेशा याद रखिएगा, रक्त जो है मानव शरीर में जो रक्त है, रक्त का उत्पादन किस भाग से होता है? तो मेरुदंड से होता है। मेरुदंड क्या है? एक कैविटी है, इस कैविटी के अंदर एक अस्थि मज्जा है। इस अस्थि मज्जा जो है तो ये 2 प्रकार की मिलेंगी, पीली और लाल। लाल से RBC और पीली से WBC का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की ओर आएंगे। पुलिस द्वारा तैयार किया जाने वाला लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, या फिर प्यारे अभ्यर्थियों फर्स्ट इंटेरोगेशन रिपोर्ट, या फिर प्यारे अभ्यर्थियों आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? UPSI 2021 ने पूछा है और सही उत्तर होता है प्यारे अभ्यर्थियों आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR के नाम से जानते हैं इसे प्यारे अभ्यर्थियों। यह एक विशेष प्रकार का लिखित दस्तावेज होता है जो कि पुलिस द्वारा तैयार किया जाता है जब उसे किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होती है, जो पहली प्राथमिकी दर्ज की जाती है थाने में। इसे FIR के नाम से जाना जाता है
है प्यारे अभ्यर्थियों। FIR की पुष्टि होने के बाद और उक्त अपराधी का अपराध अदालत में सिद्ध करने हेतु एक आरोप पत्र भी तैयार किया जाता है, जिसे बाद में हम चार्जशीट के नाम से जानते हैं। लेकिन जो पहली प्राथमिकी दर्ज होती है उसे FIR के नाम से जानते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों, UPPCS जुडिशरी में पूछा गया, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है? लखनऊ, आगरा, बनारस या फिर ग्वालियर? और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें गिरिजा देवी की, तो गिरिजा देवी आपकी बनारस से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों, बनारस घराने से संबंधित है आपकी गिरिजा देवी। तो देखिए ठुमरी क्वीन के नाम से जाने वाली, ठुमरी क्वीन के नाम से जानते हैं गिरिजा देवी को प्यारे अभ्यर्थियों। तो देखिए ठुमरी गायन को लोकप्रिय और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध बनाने के लिए इनका विशेष योगदान माना जाता है गिरिजा देवी का, जो कि आपके बनारस घराने से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों। इनके इस कला को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें कला के क्षेत्र में प्यारे अभ्यर्थियों 1972 में पद्मश्री के पुरस्कार से नवाजा गया, 1989 में प्यारे अभ्यर्थियों इन्हें पद्म भूषण दिया गया और 2016 में इन्हें पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया गया प्यारे अभ्यर्थियों। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो गिरिजा देवी आपके बनारस घराने से संबंधित है। करंट अफेयर के प्रश्न पर आ जाओ प्यारे अभ्यर्थियों। तो पूछा गया है आपसे कि हाल ही में थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुकेश कुमार या मुकेश चड्ढा या फिर उपेंद्र द्विवेदी, धीरेन्द्र सिंह या फिर मंजीत कुमार? और सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों उपेंद्र द्विवेदी। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों उपेंद्र द्विवेदी की, तो उपेंद्र द्विवेदी ने अभी हाल ही में थल सेनाध्यक्ष, पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज सिंह पांडे की जगह ली है। 1 जुलाई 1964 को जन्मे जो श्री उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, इन्होंने 1984 में जम्मू कश्मीर राइफल्स में ये भर्ती हुए थे सबसे पहले नंबर पे। 40 वर्षों की सेवा के साथ साथ इन्होंने महानिदेशक इन्फेंट्री और GOC इनसी उत्तरी कमान जैसी प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं प्यारे अभ्यर्थियों। प्रतिष्ठित संस्थानों के ये पूर्व छात्र रहे हैं, साथ ही साथ विशेष उन्नत डिग्रियां भी हैं श्री द्विवेदी के पास में। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो कई सैन्य सम्मान से भी इन्हें नवाजा जा चुका है प्यारे अभ्यर्थियों। भारत और चीन के बीच के संबंधों के जो बारीकी, जो बहुत करीब के ज्ञाता हैं, वो आपके प्यारे अभ्यर्थियों श्री उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, जिन्हें हाल ही में थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की कि हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना MMN योजना शुरू की गई है? तो प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका असम। असम प्यारे अभ्यर्थियों आपका सही उत्तर होगा। असम सरकार ने MMNM योजना को शुरू किया, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। MMNM योजना को शुरू किया है प्यारे अभ्यर्थियों असम सरकार ने। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो असम सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह जैसी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए जून 2024 में मुख्यमंत्री निजुल मोइना योजना शुरू की, जिसमें 10 लाख छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें इस MMNM योजना के अंतर्गत तो छोटी कक्षाओं की जो बालिकाएं हैं इनको 1000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। डिग्री पाठ्यक्रमों की लड़कियों को 1200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो प्यारे अभ्यर्थियों वहीं स्नातकोत्तर और बीएड जैसी परीक्षाओं की, बीएड जैसी मतलब कि डिग्री की तैयारी की मतलब कि अध्ययनरत जो बालिकाएं हैं, इन बालिकाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी असम सरकार द्वारा मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना। प्यारे अभ्यर्थियों बात करते हैं आज के सवाल कार्यक्रम की। तो देखिए कल के सवाल में मैंने आपसे पूछा था कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है, और आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। वैसे तो इसका सही उत्तर सिंगापुर है, आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थी, तो प्यारे अभ्यर्थियों आपकी आकांक्षा, रुचि, शिवानी, रेशमा, क्षमा, आरती, छोटी रानी और सीलू विश्वकर्मा, इन सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया प्यारे अभ्यर्थियों। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों आज के सवाल कार्यक्रम की। तो आज का सवाल है प्यारे अभ्यर्थियों की मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की किस पहल से जुड़ा हुआ है? मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की किस पहल से जुड़ा हुआ है? राजमार्ग विकास, स्वच्छता, टीकाकरण या फिर डिजिटलाइजेशन? प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे प्यारे अभ्यर्थियों कल बिल्कुल इसी समय पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।